सो वी क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास और लास्ट के दो फॉर्मूलाज हमको देखने हैं आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर, यू शुड नो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है या समझा नहीं है तो यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू कवर दिस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास. सबसे पहले द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेंटर ऑफ मास इज दैट नॉर्मली जब तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो तो तीनों लॉज ऑफ मोशन दे आर एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस. जब आप बोलते हो एवरी ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल जैसा है, पॉइंट मास जैसा है. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू ओनली पॉइंट मासेस. लेकिन हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर देते हैं. जैसे लाइक अ स्फीयर, लाइक अ व्हीकल, तो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम ये है कि अगर पॉइंट मास होता तो फोर्स तुम किस पे अप्लाई कर रहे हो? पॉइंट मास पे. एक्सेलरेशन किसका हो रहा है? पॉइंट मास का. लेकिन जब तुम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है. क्वेश्चन नंबर 2, कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारा है, राइट. तो रिमेंबर व्हेन यू अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स देयर आर टू प्रॉब्लम्स, टू क्वेश्चन. नंबर 1, ऑन विच पॉइंट द फोर्स इज एक्टिंग, एंड नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ विच पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड. तो पूरे बॉडी में एक ही ऐसा पॉइंट होता है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली सिमिलर होता है टू दैट ऑफ पॉइंट पार्टिकल. क्योंकि अगर मैं पॉइंट पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा हूं तो पॉइंट पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा? लीनियर मोशन. तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में एक ही ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, और बाकी सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? दे विल परफॉर्म circular motion. So there is only one point in the body which behaves exactly, या फिर whose motion is exactly equal to, is similar to point mass. और उस पॉइंट को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास. और हम डिफाइन कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास? इफ यू रिमेंबर हमने कल डिफाइन किया था सेंटर ऑफ मास. डिफाइन कैसे किया था? the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. Very good. In order to study the motion of object in accordance with Newton's laws of motion. Very good. तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा इमेजिन करते हैं, सो दैट टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अब हमको सबसे पहले फाइंड करना था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. तो मैं वो वापस रिपीट कर देता हूँ. वी वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. तो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं. इन दो पार्टिकल्स का हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. तो फॉर एग्जांपल लेट अस से वी हैव मास m1 which is at point A. We have another mass m2 which is at point B. तो सबसे पहले A और B का लोकेशन बताने के लिए हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट करेंगे. We will draw a Cartesian coordinate system. So we will first draw a Cartesian coordinate system. एक ओरिजिन ले लेंगे. So let us take this as x-axis. This is y-axis और यहाँ पे आपका है z-axis. So this is z-axis. Good. ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, और जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है x2, y2, z2. A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एंड यू नीड टू रिमेंबर पोजीशन वेक्टर हमेशा हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ओरिजिन. A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1 बार और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2 बार. हमने ये सब लास्ट लेक्चर में कवर किया था. आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस. तो ये हो गया r2 बार, राइट. A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज r1 बार एंड B पॉइंट का इज r2 बार. एंड यू शुड नो कि पोजीशन वेक्टर्स बनाते कैसे हैं. इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन
अगर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको तो हाउ डू यू गेट पोजीशन वेक्टर, मैंने कल भी बताया था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। r1 बार इज x1 i कैप प्लस x2 j कैप, बराबर? गलत, वाह, यस, y1 j कैप, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और r2 बार क्या होता है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हो गया आपका a और b पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर। देन यू शुड रिमेंबर सेंटर ऑफ मास। अगर आपके पास दो बॉडीज है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू बॉडीज ऑलवेज लाई along the line joining the two masses। इन दो masses को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन पे कहीं तो सेंटर ऑफ मास होता है, राइट? तो इमेजिन इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है C पॉइंट पे, तो C इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और जो सेंटर ऑफ मास है C, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल R बार से। तो कैपिटल R बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये जो C पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि C पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो मैं लिखूंगा X सेंटर ऑफ मास, Y सेंटर ऑफ मास, Z सेंटर ऑफ मास, राइट? तो बहुत इजी है, इट इज टू इजी। हमारे पास दो पॉइंट्स है A एंड B, A पे मास है m1, B पे मास है m2, A1 के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और B के है x2 y2 z2। तो A का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो B का है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, बराबर? इन दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है? C पॉइंट पे। एंड रिमेंबर C पे कोई और मास नहीं है, इट इज जस्ट द सेंटर ऑफ मास ऑफ these two masses। वो C का पोजीशन वेक्टर क्या है? R बार, और कोऑर्डिनेट्स क्या है? X सेंटर मास, Y सेंटर ऑफ मास एंड Z सेंटर ऑफ मास। फिर मैंने आपको कल बताया था हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, हाउ टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इफ यू रिमेंबर, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, याद है क्या? m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2। बट ये है दो पार्टिकल के लिए, और फॉर n पार्टिकल सिस्टम, फॉर n पार्टिकल्स यू हैव r बार इक्वल्स टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस 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 mn rn बार अपॉन व्हाट? m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। इसको अगर आपको समेशन कन्वेंशन में लिखना है, इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस इन टर्म्स ऑफ समेशन कन्वेंशन, क्योंकि अगर मेरे पास 1000 पार्टिकल्स है तो मैं 1000 टर्म्स लिखते नहीं बैठूंगा, वी विल जस्ट राइट डाउन समेशन कन्वेंशन। वो कैसे लिखते हैं अगर याद होगा? समेशन mi ri बार i runs from 1 to n अपॉन समेशन mi i runs from 1 to n। और ये समेशन mi होता है, ये जितने भी मास है सबका एडिशन है, मतलब वो क्या है? टोटल मास है। क्या है ये? टोटल मास। तो इसको तो वैसे लिख सकते हो, समेशन mi ri बार i runs from 1 to n अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, सिंपल। कभी कभी हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं होती, बट वी मे वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज z कोऑर्डिनेट। जब आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, और ये अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आज या कल, आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर ये फॉर्मूला से नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो x सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। इसी को अगर आपको समेशन कन्वेंशन में लिखना है तो समेशन mi xi i runs from 1 to n अपॉन समेशन mi i runs from 1 to n।
और ये समेशन एम आई क्या होता है, टोटल मास। तो यू हैव समेशन एम आई एक्स आई आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये है एक्स सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सिमिलर वे में यू कैन राइट डाउन m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 mn, और इसको ही समेशन कन्वेंशन में लिख दोगे तो यू गेट समेशन mi yi I runs from 1 to n upon total mass. So similarly you can find out z coordinate of center of mass. तो सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट जो है वो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं अभी। तो यू शुड बी राइटिंग दिस एज समेशन एम आई जेड आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अभी थोड़ा सा इसमें एक नया चीज ऐड करना है मुझे, जो मैंने कल नहीं बताया था, ज्यादा हो जाता एक साथ सब बता देता। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट, you have to first know there are two types of mass distributions. Easy and important concept. Mass distribution, एक को आप बोलते हो डिस्क्रीट और एक को आप बोलते हो कंटिन्यूअस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूं मैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। What is the meaning of discrete mass distribution? For example, एक जगह पे मास है, फिर कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, फिर दूसरा मास है, फिर कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, फिर और एक मास है, फिर और एक मास है, फिर और एक मास है। तो जब ऐसा हो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मास इज नॉट कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए अभी तक, ये सारे के सारे किसके लिए थे, डिस्क्रीट के लिए थे, क्योंकि मास तुम्हारा ए पॉइंट पे था, उसके बाद कहाँ था, बी पे, बाकी कहीं था क्या, नहीं। तो जब डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में तुम समेशन ये नोटेशन यूज करते हो। लेकिन दूसरा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, हर जगह पे मास है, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हेन यू हैव मास एवरीवेयर देन इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फॉर्मूलाज तो वही रहते हैं, नोटेशन चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है वो समझ लो। अगर मुझे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर मुझे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो, तो व्हाट वी विल डू इज सिंपल, वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। आपने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया था, समेशन एम आई एक्स आई आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास। और ये टोटल मास को कैसे लिखा था आपने, समेशन एम आई रन्स फ्रॉम 1 to n। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन नोटेशन नहीं यूज होता है, नोटेशन यूज होता है इंटीग्रेशन। कौन सा, इंटीग्रेशन। और ये जो आई लिखा, ये नहीं लिखा जाता है। और जो m लिखा है उसको dm लिखा जाता है, dm। तो ये हो गया आपका x dm। तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। व्हाट विल बी y सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। What will be z center of mass, integration z dm upon integration dm। done, simple, good। अब ये तुमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए ना, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज वॉट एवर यू हैव डिराइव्ड सो फार, जस्ट अ मिनट। तो वॉट एवर यू डिराइव सो फार, इसमें हमने कहीं पे भी ये बोला ही नहीं कि ये जो सिस्टम है ये स्टेशनरी है कि ये मूविंग है। नॉर्मली जब तुम
कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख देते हो x1 y1 z1, मतलब ये पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब ये सिस्टम क्या है, स्टेशनरी है। व्हाट इज दिस सिस्टम? स्टेशनरी, मतलब नॉट मूविंग। लेकिन नाउ इमेजिन अगर ये सिस्टम ही मूव हो रहा है तो हमारे पास जो मासेस थे वो सारे के सारे मूव हो रहे हैं, राइट? मतलब दे हैव वेलोसिटीज, तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव होगा ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा है, अगर मेरे पास ये एक मास था m1, ये दूसरा मास था m2, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, तो यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ मास। तो जब m1 और m2 मूव होगा, जब m1 और m2 मतलब सिस्टम मूव होगा, तो साथ में तुमको ही बोल रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, जब m1 और m2 मूव होगा, सिस्टम मूव होगा, तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव होगा ना, होगा कि नहीं? कि सेंटर ऑफ मास पीछे रह जाएगा? नहीं, ओके। तो पूरा सिस्टम मूव होता है तो सेंटर ऑफ मास भी मूव होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी है। तो अगर अगला टॉपिक देखोगे आप, तो अगले टॉपिक में तुमको फाइंड करना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी सिंपल। हमारे पास एक सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ n masses, m1 m2 m3 up to mn, and system is moving, each mass is moving, m1 का वेलोसिटी है v1, m2 का है v2, mn का है vn। तो पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट v1 v2 vn be the velocities of masses m1 m2 mn respectively. Then the velocity of center of mass is given by सेम फॉर्मूला, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, इट इज एग्जैक्टली द सेम। अगर आपको याद होगा, आपने पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला था, याद है क्या? m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस 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 mn rn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 mn, राइट? करेक्ट। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब इसका अगर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। इसका क्या लूंगा मैं? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अब डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट को तुम कहाँ रखते हो? बाहर। तो मासेस तो कांस्टेंट है, वो सारा का सारा बाहर। मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं करके देने वाला, मैं सिर्फ तुमको ये लिख के देने वाला हूँ। चलो ठीक है, डिराइव कर लेते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तुमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब तुमको डी आर बार बाई डी टी लिखना पड़ेगा। जब तुम डेरिवेटिव लोगे, डी आर बार बाई डी टी करोगे, तो इन सब का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब इन सब का डेरिवेटिव लोगे, ये मासेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव प्लस तीसरे टर्म का डेरिवेटिव, ऐसा करते करते सब टर्म्स का डेरिवेटिव, और सारे के सारे टर्म्स में मास क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? डेरिवेटिव ऑफ r1, डेरिवेटिव ऑफ r2, डेरिवेटिव ऑफ r3। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ r1? v1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ r2? v2। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ r3? v3। तो ये जब तुम डेरिवेटिव लोगे, व्हेन यू टेक ऑल दिस डेरिवेटिव्स, you get velocity of center of mass। velocity of center of mass उसका फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पे तुमको r1 दिख रहा है, जहां जहां पे तुमको r दिख रहा है, वहां पे क्या लिखोगे? v1 v2 v3 vn। बन गया फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको तुमको समेशन कन्वेंशन में लिखना अगर है, इफ यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ समेशन कन्वेंशन, व्हाट यू कैन डू इज दिस, समेशन mi vi bar I runs from 1 to n, I runs from 1 to n divided by summation mi I runs from 1 to n। बराबर? पक्का पक्का? श्योर 100%। दिस इज टोटल मास, है ना? ये क्या है? टोटल मास। ये क्या है? टोटल मास। व्हाट इज
व्हाट इज मास इनटू वेलोसिटी? मोमेंटम। तो ये टोटल मोमेंटम है और ये टोटल मास है, तो दिस इज टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ मोमेंटा। क्या बोलते हैं इसको? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्यों बोलते हैं? व्हाट इज एवरेज बाय द वे? लास्ट बेंच, लास्ट बेंच। तुम मुझे बताओगे हाउ टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ टू नंबर्स? अरे दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो? व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 and 2? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 1 और 2 इन दो नंबर्स का मीन वैल्यू क्या होता है? 1.5। क्या किया? ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। व्हाट इज एवरेज ऑफ 1 2 3? 2। व्हाट इज एवरेज ऑफ 2 3 4? 3। अगर सिक्वेंशियली नंबर हो तो मिडिल वैल्यू इज द मीन वैल्यू। 4 5 6 5। तो तुम जब एवरेज करते हो तो नंबर्स को ऐड करते हो, डिवाइड बाय क्या करते हो? टोटल नंबर, राइट। हमने यहाँ पे सारे मोमेंटा को क्या किया? समेशन मतलब क्या किया? ऐड किया। तो हमने सारे मोमेंटा को क्या किया? ऐड किया। सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को ऐड किया। डिवाइड बाय किससे कर दिया? डिवाइड मास। मास मतलब वेट। मास मतलब वेट होता है ना। मास इंटू जी क्या होता है? वेट। तो जब तुम डिवाइड बाय टोटल नंबर नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? टोटल मास। इसको बोलते हो वेटेड एवरेज, क्योंकि ये डिवाइड बाय मास है। तो वेटेड एवरेज ऑफ किसका? मोमेंटा। क्योंकि एवरेज किसका है? मोमेंटम का है, लेकिन नीचे क्या है? मास है। तो इसको बोलते हो वेटेड एवरेज ऑफ मोमेंटा। पक्का पक्का? बराबर। ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वापस से स्टोरी वही है। अगर मुझे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी के अलग अलग से लिखने हैं, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा। और रिमेंबर, याद रखो, हमेशा याद रखो, कभी मत भूलो, वेक्टर फॉर्म में तीनों कोऑर्डिनेट्स एक साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर मुझे इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, वेलोसिटी का, सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट चाहिए, मुझे सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो हम इसको कैसा लिखेंगे? m1 v1x, where v1x is the x component of velocity of first particle, plus m2 v2x, where v2x क्या है? What is v2x? X component of velocity of second particle. Very good. Plus 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 plus. क्या plus plus? क्या plus plus? हाँ, plus 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 mn vn x upon क्या? m1 plus m2 plus mn। इसको समेशन के फॉर्म में लिखता हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट इज समेशन mi vi x i runs from 1 to n अपॉन समेशन mi i runs from 1 to n which is टोटल मास। नीचे टोटल मास ही आता है हमेशा। ये हो गया। क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। हाउ डू यू फाइंड आउट वाई कंपोनेंट? सिमिलरली अगर y कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? y। यहाँ भी क्या लिखेंगे? y। बस डन, सिंपल। और अगर z कंपोनेंट फाइंड करना हो तो z। ओके, इफ यू वांट टू फाइंड आउट z कंपोनेंट, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यू आर जस्ट सपोज टू राइट डाउन यहाँ पे z और यहाँ पे भी z। डन। हाँ, लेकिन ये हमने डिस्क्रीट के लिए किया। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे लिखेंगे? फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ डू यू राइट डाउन द फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन? इजी है। डिस्क्रीट से स्टार्ट करो। डिस्क्रीट के केस में वेलोसिटी
ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, समेशन एम आई वी आई। तो समेशन के पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन, और वी आई के जगह पे क्या लिखोगे, वी, एम के जगह पे क्या लिखोगे, डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, डन, गुड। अगर आपको सिर्फ x कंपोनेंट फाइंड करना हो तो यहाँ पे x और x, y करना हो तो y एंड y। मैं तो जनरल फॉर्मूला लिख के छोड़ देता हूँ, मैं आई डोंट वांट टू राइट डाउन इंडिपेंडेंटली ईच कोऑर्डिनेट, तो ऐसा आ जाएगा, ये हो गया पक्का। तो हमने स्टार्ट किया था बाई सेइंग कि पहले सिस्टम रेस्ट पे है, और अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो हमने फाइंड किया था सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट। फिर हमने बोला कि सिस्टम मूव हो रहा है विथ सम वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v1 v2 v3। हमने सेंटर, क्योंकि सिस्टम मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा, तो हमने सेंटर ऑफ मास का क्या फाइंड किया, वेलोसिटी। अब इमेजिन करो ऐसा, अब नाउ यू हैव टू इमेजिन कि ये जो सिस्टम है ये मूव हो रहा है बट विथ चेंजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो, तो अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे सीक्वेंशियली आपके बुक में नोट्स में क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी सिंपल टॉपिक है, सेम एग्जैक्टली सेम टाइप से फॉर्मूला बनने वाले हैं। जैसे तुमने पहले बोला लेट v1 v2 v3 v4 बी द वेलोसिटीज ऑफ मासेस m1 m2 m3 mn, तो हम लोग बोलेंगे लेट a1 a2 an be the acceleration of the particles with masses, acceleration of masses m1 m2 mn respectively, then the acceleration of center of mass is given by, then the acceleration of center of mass is given by, कैसे फाइंड करोगे, ACM इक्वल्स टू m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस 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 mn an बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। सारे फॉर्मूलाज सेम है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ जहाँ पे R1 था उधर V1 लिखा, अभी क्या लिख रहे हैं, A1। गुड। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ समेशन कन्वेंशन। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होगा वो होगा समेशन mi ai बार आयरन फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन mi आयरन फ्रॉम 1 to n। ओके, गुड 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 गुड, पक्का पक्का। अब यू शुड ऑल्सो टेल मी व्हाट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये समेशन है, सम है, मतलब ये टोटल फोर्स है, क्या ये, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। जैसे टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास को हमने क्या बोला था, वेटेड एवरेज ऑफ मोमेंटा, इसको क्या बोलोगे, वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस। सो दिस इज वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस, वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस। गुड। तो बेसिकली इट टेल्स यू व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल, क्योंकि पहले पार्टिकल पे फोर्स था m1 a1, दूसरे पे था m2 a2, तीसरे पे था m3 a3, ऐसा सारे सिस्टम पे हर एक पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स है। तो ये हमको बताता है व्हाट इज द एवरेज फोर्स, तो इसलिए इसको बोलते हो वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस। गुड, वेरी गुड। देन अगर मुझे सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब पूछूंगा आपसे फॉर्मूला बताओ, एंड आई रियली नो किसको किसको क्वेश्चन पूछना है। मुझे अच्छे से पता है किसको किसको और किसको क्वेश्चन पूछना है। पक्का पक्का, गुड। बाकी समझदार को इशारा काफी। तो व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 a1x, m1 a1x प्लस
M2A2X plus 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 MnAnX upon M1 plus M2 plus 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 Mn। फिर इसको समेशन फॉर्म में भी लिख दो। यू आर डूइंग गुड, आप अच्छे से आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। कीप कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहो। बताओ मेरे को समेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? समेशन MIAIX I runs from 1 to n upon summation MI runs from, very good, this is the x coordinate of center of accretion of center of mass. How about y and z coordinate? बताओ इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? y, z के लिए z और z, ठीक, गुड। z z y y। What about continuous mass distribution? Integration. So for continuous mass distribution, you can find out accretion of center of mass integration A dm upon integration dm। x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो यहाँ पे x, y करना होगा तो y, z करना होगा तो z। डन, गुड। तो ये हो गया तुम्हारा इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म। एक आखिरी टॉपिक है, आई नो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो मैं हर साल रीडिंग के लिए ही देता हूँ, असाइनमेंट होता है वो, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के साथ क्लोजली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास समझ आए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप ही समझ में आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम खुद करोगे, दैट इज असाइनमेंट फॉर यू। सो विल स्टार्ट विथ रिमेनिंग क्वेश्चंस नाउ। सो विल गो अहेड विथ, वी will and we should go ahead with example number 4.9. Mass of an oxygen molecule is 5.35 into 10 raised to minus 26 kilogram। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल का मास दिया है, एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2। यू हैव टू नो दिस। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे डायटोमिक होते हैं, H2 N2 O2। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास आपको दिया है 4.65 into 10 raised to minus 26 किलोग्राम ड्यूरिंग देयर ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन होता है, लिखा भी है। व्हाट इज रैंडम मोशन? फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला आंखों पे पट्टी बांधो और घूमो, तो यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, तुम कहीं भी जा रहे हो, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो इसका मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, दे आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन। तो बट ऑब्वियस, इफ दे आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन दे विल कोलाइड। तो आगे बोला भी होगा, ड्यूरिंग देयर ब्राउनियन मोशन इन एयर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इलास्टिकली। रिमेंबर, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वेलोसिटीज का, बताता हूँ कौन सा। सो इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इलास्टिकली। तो ये जो इलास्टिक वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा था। कैलकुलेट द इंपल्स रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम। तो कितना इंपल्स ऑक्सीजन ने रिसीव किया, कितना नाइट्रोजन ने रिसीव किया ड्यूरिंग कोलिजन। अज्यूमिंग दैट द कोलिजन लास्ट फॉर 1 मिलीसेकेंड। तो कोलिजन का जो टाइम था वो 1 मिलीसेकेंड का था। हाउ मच इज द एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं 1 सफिक्स से डिनोट करूंगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को मैं 2 सफिक्स से डिनोट करूंगा। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है मतलब M1 है वो कितना है? 5.35 into 10 raised to minus 26 kg। और जो नाइट्रोजन का है वो कितना है? 4.65 into 10 raised to minus 26 kg।
उसके बाद जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड कोलिजन से पहले वाला ऑक्सीजन का, वो कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। और इनिशियल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, लेकिन विथ माइनस साइन, क्योंकि डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। तो अगर ये तुमने साइन भी छोड़ दिया तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। यू हैव टू रिमेंबर कि तुमको ये साइंस लगेंगे। अभी आपको क्या क्या पूछा है, आपको पूछा है नंबर 1, व्हाट इज द इम्पल्स रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम। इम्पल्स अगर आपको याद होगा हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे। तो J1 J2 इम्पल्स रिसीव बाय फर्स्ट बाय सेकेंड, ये फाइंड करना है। उसके बाद फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच ऑफ देम, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड मॉलिक्यूल। ये 4 पैरामीटर फाइंड करने हैं। अब ये 4 पैरामीटर फाइंड करने हैं तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड, थिंक, कैसे फाइंड करोगे आप, इम्पल्स कैसे फाइंड करोगे। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। याद है क्या, ये याद है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इसलिए डिफाइन किया था हमने। द चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो टर्म्ड एज इम्पल्स। अगर वही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल को हम लोग P2 बोल देंगे, इनिशियल को हम लोग P1 बोल देंगे। अब क्योंकि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 2 और 1 तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए यूज किया, तो एक काम करता हूँ P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये हो गया J। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास आ गया बाहर V माइनस U। चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, दोनों के केस में तुमको मास और इनिशियल वेलोसिटी पता है। क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी। तो तुमको अभी पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी। अब वो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, ट्रिक भी बताया था। वो ट्रिक याद होना तुमको जरूरी है। मैंने बोला था स्केलेटन मतलब ढांचा, ढांचा सेम दिखता है ना, याद होगा तो ना, याद ही नहीं होगा तो कैसा चलेगा। हूं तो बोल दिया, आगे बताओ। बताओ आगे। अगर पहले का फाइंड कर रहे हो तो 1 2 1 2 ऐसा बोला था मैंने, हाँ राइट, पक्का। नीचे प्लस होता है, नीचे क्या होता है, ऊपर माइनस होता है, तो नीचे प्लस ही होता है, ऊपर माइनस होता है। इसके बाद क्या, इधर 1 तो इधर भी 1 और इधर 2, इधर 2, पक्का। यस, चेक करो। अरे कोलिजन्स में दिया हुआ ये V1 इक्वल टू, चेक करो, चेक करके बताओ है क्या ऐसा। यस, नो, उल्टा आएगा, V1 का फॉर्मूला उल्टा आएगा, बराबर है, ऐसा ही आता है वो। और जब V2 फाइंड करोगे तो 2 1 2 1 1 1 2 1 और इधर भी 2 ऐसा आता है। हाँ बराबर है, बराबर है, करेक्ट है। दिस इज हाउ यू शुड रिमेम्बर द फॉर्मूला। मैंने तुमको ट्रिक बताया था, तुमको नहीं याद है तो रिवाइज कर लो। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा V1 और V2, क्योंकि हमको 2 मॉलिक्यूल्स के लिए इम्पल्स फाइंड करना है, तो दोनों के लिए हमको V1 V2 चाहिए। देन हमको फोर्स भी पूछा है, यू नो, डू यू नो फोर्स इज dp by dt।
हाँ कि ना? हाँ, और dp तो इम्पल्स होता है ना, इम्पल्स होता है, तो इम्पल्स बाय dt, इम्पल्स तो फाइंड करने ही वाले हो और dt तो दिया ही है, कितना दिया है dt? 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड, राइट? गुड गुड। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, तो तुमको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले you have to first of all find out what is v1. v1, what is v1? m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1 plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2, सही है? अभी इसमें m1 m2 u1 u2 सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुमको ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। वो मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली, मैं ऑलरेडी करके आया, आई डन माई होमवर्क, तो मैं कैलकुलेशन करके आया, तो आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम हियर। इट टर्न्स आउट टू बी -437 मीटर पर सेकेंड, और होना भी चाहिए। माइनस क्यों ना चाहिए? पहला मॉलिक्यूल, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहले कहाँ जा रहा था? पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नाइट्रोजन आ रहा था कोलिजन के बाद उल्टा हो जाएगा, चांसेस है उल्टा होने के। तो कोलिजन के बाद क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन शुड कम बैक इन अपोजिट डायरेक्शन एंड नाइट्रोजन शुड गो बैक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऑक्सीजन का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? माइनस, तो माइनस है और आता भी है माइनस। सिमिलरली तुम V2 फाइंड करोगे, V2 इज m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। यहाँ पे वापस से m1 m2 u1 u2 इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू शुड गेट 463 मीटर पर सेकेंड। गुड, राइट? और होना भी चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने भी बोला आपको, नाइट्रोजन पहले नेगेटिव साइड में आ रहा था, कोलिजन के बाद वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव, कोलिजन के बाद उल्टा जाएगा वो। ये हो गया आपका V1 V2 का वैल्यूज। V1 V2 मिलने के बाद तुमको इम्पल्स फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज इम्पल्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल? इज m1 v1 minus u1। व्हाट इज m1? व्हाट इज मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 5.35 into 10⁻⁻26। v1 कितना आया तुम्हारा? -437 माइनस व्हाट वाज u1? व्हाट वाज u1? 400। इसको सॉल्व करो, दिस इज -837 into 5.35 into 10⁻⁻26। ये सारा सॉल्व करने का आता है -4.478 into 10⁻⁻23। और क्योंकि इम्पल्स है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स होता है न्यूटन में, टाइम होता है सेकंड में, तो यूनिट्स क्या हो गए? न्यूटन सेकंड, राइट? सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज J2, मतलब इम्पल्स फॉर नाइट्रोजन, वो क्या लिखोगे? m2 v2 minus u2। m2 कितना है? 4.65 into 10⁻⁻26। व्हाट इज v2? 463 माइनस व्हाट इज u2? -500। तो माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये पूरा सॉल्व करने के बाद यू शुड गेट, एक जोक बताओ, जोक। हाँ, जितना इम्पल्स ऑक्सीजन पे होता है उतना ही नाइट्रोजन पे होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो इधर साइन क्या आया? माइनस, तो इसका क्या आएगा? हाँ, तो बस वही आंसर आता है, डन। और फोर्स का भी ऐसा ही होता है, तो तुमको कैलकुलेशन इम्पल्स के लिए अलग अलग करना ही नहीं है, एक का कैलकुलेशन करो, दूसरे में सिर्फ साइन चेंज कर दो, डन। आखिरी में क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? अभी मैंने फॉर्मूला बना के दिया तुमको। आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला फॉर फोर्स, आई जस्ट टोल्ड यू इट इज इम्पल्स अपॉन टाइम। तो पहले पे फोर्स, तो पहले का इम्पल्स और दूसरे का इम्पल्स सेम है। और तुमको मैंने बोला भी था, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होते हैं ना, एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, तो फोर्स की वैल्यू तो सेम आएगी, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा, राइट? तो एक ही फाइंड करना, ये J1 माइनस था ना, तो 4.478 इंटू कितना आया था? 10⁻⁻⁻
-23 और dt कितना है 10⁻³ मिलीसेकेंड। 10⁻³ ऊपर नीचे माइनस है तो कितना हुआ -20। तो 4.478 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन, ये हो गया फोर्स ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। व्हाट अबाउट फोर्स ऑन नाइट्रोजन, J2 अपॉन dt। J1 और J2 की वैल्यू क्या है, सेम है, सिर्फ साइन क्या है, अपोजिट है, तो फिर आंसर भी सेम आएगा, इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन।